नमस्कार। आप सभी का इस कथा पटल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली शब्द से ही उल्लास, उमंग और मस्ती का एक अलग ही एहसास होता है। और दोस्तों, आज की कहानी इसी होली त्योहार से जुड़ी है। ये कहानी लगभग 100 वर्ष पहले की है, जब देश के कोने कोने में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी, जिनमें हर आयु वर्ग समुदाय के लोग थे, जगह जगह विदेशी वस्तुओं की, कपड़ों की होली जलाते थे। उनका बहिष्कार किया जाता था। इन घटनाओं का जिक्र बहुत से साहित्यकारों की कहानियों में, कविताओं में मिलता है, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। इस कहानी में एक नवयुवक अपनी होने वाली पत्नी से होली के पर्व पर पहली बार मिलने जाता है। तो क्या उपहार लेकर जाए, यही उसकी दुविधा है। और जिस उपहार का चयन उसने किया है, क्या उसकी भावी संगिनी उसे स्वीकार करती है? जानने के लिए आइए सुने प्रेमचंद की विख्यात कहानी होली का उपहार। मैकूलाल अमरकांत के घर शतरंज खेलने आए तो देखा वह कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूछा, कहीं बाहर की तैयारी कर रहे हो क्या भाई? फुर्सत हो तो आओ, 2-4 बाजियां हो जाएं। अमरकांत ने संदूक में आईना कंघी रखते हुए कहा, नहीं भाई, आज तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। कल जरा ससुराल जा रहा हूँ, सामान वामान ठीक कर रहा हूँ। मैकू ने कहा, तो आज ही से क्या तैयारी करने लगे? 4 कदम तो है, शायद पहली बार जा रहे हो। अमर ने कहा, हाँ यार, अभी एक बार भी नहीं गया। मेरी इच्छा तो अभी जाने को न थी, पर ससुर जी आग्रह कर रहे हैं। मैकू ने कहा, तो कल शाम को उठना और चल देना, आधे घंटे में तो पहुंच जाओगे। अमर ने कहा, मेरे हृदय में तो अभी से न जाने कैसी धड़कन हो रही है। अभी तक कल्पना में पत्नी मिलन का आनंद लेता था, अब वह कल्पना प्रत्यक्ष होने वाली है। कल्पना सुंदर होती है, प्रत्यक्ष कैसा होगा कौन जाने। मैकू ने कहा, तो कोई सौगात ली है? खाली हाथ ना जाना। अमरकांत ने कोई सौगात नहीं लिया था, इस कला में अभी अभ्यस्त ना हुए थे। मैकू बोला, तो अब ले लो, भले आदमी, पहली बार जा रहे हो, भला वह दिल में क्या कहेगी। अमरकांत ने कहा, तो क्या चीज ले जाऊं? मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया। कोई ऐसी चीज बताओ जो कम खर्च और बाला नशीन हो, क्योंकि घर भी रुपए भेजने हैं, दादा ने रुपए मांगे हैं। मैकू माँ बाप से अलग रहता था। व्यंग करके बोला, जब दादा ने रुपए मांगे हैं तो भला कैसे टाल सकते हो? दादा का रुपए मांगना कोई मामूली बात तो है नहीं। अमरकांत ने व्यंग न समझकर कहा, हाँ, इसी वजह से तो मैंने होली के लिए कपड़े भी नहीं बनवाए, मगर जब कोई सौगात ले जाना जरूरी है तो कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हल्के दामों की कोई चीज बतलाओ। दोनों मित्रों में विचार विनिमय होने लगा। विषय बड़े ही महत्व का था। उसी आधार पर भावी दाम्पत्य जीवन सुखमय या इसके प्रतिकूल हो सकता था। पहले दिन बिल्ली को मारना अगर जीवन पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है, तो पहला उपहार क्या कम महत्व का विषय है? देर तक बहस होती रही, पर कोई निश्चय न हो सका। उसी वक्त एक पारसी महिला एक नए फैशन की साड़ी पहने हुए मोटर पर निकल गई। मैकूलाल ने कहा, अगर ऐसी एक साड़ी ले लो तो वह जरूर खुश हो जाए। कितना सूफियाना रंग है और वजह कितनी निराली, मेरी आंखों में तो जैसे बस गई। हाशिम की दुकान से ले लो, 25 रुपए में आ जाएगी। अमरकांत भी उस साड़ी पर मुग्ध हो रहा था। वधू यह साड़ी देखकर कितनी प्रसन्न होगी और उसके गोरे रंग पर यह कितना खिलेगा, वह इसी कल्पना में मगन था। बोला, यार, पसंद तो मुझे भी है, लेकिन हाशिम की दुकान पर तो पिकेटिंग हो रही है। होने दो, खरीदने वाले खरीदते ही हैं, अपनी इच्छा है, जो चीज चाहते हैं खरीदते हैं, किसी के बाबा का साझा है। अमरकांत ने क्षमा के भाव से कहा, अब यह तो सत्य है, लेकिन मेरे लिए स्वयं सेवकों के बीच से दुकान में जाना संभव नहीं है। फिर तमाशाइयों की हरदम भीड़ भी तो लगी रहती है।
मैकू ने मानो उसकी कायरता पर दया करके कहा, तो पीछे के दरवाजे से चले जाना, किसी देसी दुकान पर नहीं मिलेगी। देख, हासिम की दुकान के सिवा कहीं नहीं मिलेगी। संध्या हो गई थी। अमीनाबाद में आकर्षण का उदय हो गया था। सूर्य की प्रतिभा विद्युत प्रकाश के बुलबुलों में अपनी स्मृति छोड़ गई थी। अमरकांत दबे पांव हासिम की दुकान के सामने पहुंचा। स्वयं सेवकों का धरना भी था और तमाशाइयों की भीड़ भी। उसने 2-3 बार अंदर जाने के लिए कलेजा मजबूत किया, पर फुटपाथ तक आते आते हिम्मत ने जवाब दे दिया। मगर साड़ी लेना जरूरी था। वह उसकी आंखों में बस गई थी। वह उसके लिए पागल हो रहा था। आखिर उसने पिछवाड़े के द्वार से जाने का निश्चय किया। जाकर देखा, अभी तक वहां कोई वॉलंटियर नहीं था। जल्दी से एक सपाटे में भीतर चला गया और 20-25 मिनट में उसी नमूने की एक साड़ी लेकर फिर उसी द्वार पर आया। पर इतनी ही देर में परिस्थिति बदल चुकी थी। 3 स्वयंसेवक आ पहुंचे थे। अमरकांत 1 मिनट तक द्वार पर दुविधा में खड़ा रहा, फिर तीर की तरह निकल कर भागा और अंधाधुंध भागता चला गया। दुर्भाग्य की बात, एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई चली आ रही थी। अमरकांत उससे टकरा गया। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी गालियां देने। आंखों में चर्बी छा गई है क्या? देखकर नहीं चलते? ये जवानी भी ढह जाएगी एक दिन। अमरकांत के पांव यह सुनकर आगे न जा सके। बूढ़ी को उठाया और उससे क्षमा मांग रहे थे कि तीनों स्वयं सेवकों ने पीछे से आकर उन्हें घेर लिया। एक स्वयं सेवक ने साड़ी के पैकेट पर हाथ रखते हुए कहा, बिलायती कपड़ा ले जाने का हुक्म नहीं है, बुलाइत है तो सुनत नहीं हो। दूसरा बोला, आप तो ऐसे भागे जैसे कोई चोर भागे। तीसरे ने कहा, हजारन मनई पकड़ पकड़ के जेहल में भरा जात, देश में आग लगी है और एक इनका मन है जो बिलायती माल से भरे ही नहीं। अमरकांत ने पैकेट को दोनों हाथों से मजबूत करके कहा, तुम लोग मुझे जाने दोगे या नहीं? पहले स्वयं सेवक ने पैकेट पर हाथ बढ़ाते हुए कहा, जाए कैसन देई, बिलायती कपड़ा लेके तुम यहां से कबो नहीं जा सकत हो। अमरकांत ने पैकेट को एक झटके से छुड़ाकर कहा, तुम मुझे हरगिज नहीं रोक सकते। उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, मगर 2 स्वयंसेवक तुरंत उसके सामने लेट गए। अब बेचारे बड़ी मुश्किल में फंसे। जिस विपत्ति से बचना चाहते थे वह जबरदस्ती गले पड़ गई। 1 मिनट में 20 आदमी जमा हो गए। चारों तरफ से उन पर टिप्पणियां होने लगी। कोई जेंटलमैन मालूम होते हैं, यह लोग अपने को शिक्षित कहते हैं। छी, इस दुकान पर से रोज 10-5 आदमी गिरफ्तार होते हैं, पर आपको इसकी क्या परवाह? अरे कपड़ा छीन लो और कह दो जाकर पुलिस में रपट करें। बेचारे बेड़ियां सी पहने खड़े थे। कैसे गला छूटे इसका कोई उपाय नहीं सूझता था। मैकू लाल पर क्रोध आ रहा था। उसी ने यह रोग उनके सिर मढ़ा। उन्हें तो किसी सौगात की फिक्र ही नहीं थी। आए वहां से कि कोई सौगात ले लो। कुछ देर तक लोग टिप्पणियां ही करते रहे। फिर छीनी झपट शुरू हो गई। किसी ने सिर से टोपी उड़ा दी। उसकी तरफ लपके तो एक ने साड़ी का पैकेट हाथ से छीन लिया और फिर साड़ी हाथों हाथ गायब हो गई। अमरकांत ने बिगड़कर कहा, मैं पुलिस में अभी रिपोर्ट करता हूं। एक आदमी ने कहा, हाँ हाँ जरूर जाओ और हम सबको फांसी पर चढ़वा दो। सहसा एक युवती खद्दर की साड़ी पहने एक थैला लिए आ निकली। यहां यह हुड़दंग देखकर बोली, क्या मामला है? तुम लोग क्यों इस भले आदमी को दिक कर रहे हो? अमरकांत की जान में जान आई। उसके पास जाकर फरियाद करने लगे, ये लोग मेरे कपड़े छीनकर भाग गए हैं और उन्हें गायब कर दिया। मैं तो इसे डाका कहता हूं, यह चोरी है। यह न तो सत्याग्रह है और न ही देश प्रेम। युवती ने दिलासा दिया, घबराइए नहीं, आपके कपड़े मिल जाएंगे। होंगे तो इन्हीं लोगों के पास। कैसे कपड़े थे? एक स्वयं सेवक बोला, बहन जी, इन्होंने हासिम की दुकान से विलायती कपड़े लिए हैं। युवती ने कहा, किसी की दुकान से लिए हो, तुम्हें उनके हाथ से कपड़ा छीनने का कोई अधिकार नहीं है।
आपके कपड़े वापस ला दो। चलो, किसके पास है? एक क्षण में अमरकांत की साड़ी जैसे हाथों हाथ गई थी वैसे ही हाथों हाथ वापस आ गई। जरा देर में भीड़ भी गायब हो गई। स्वयंसेवक भी अपने रास्ते चले गए। अमरकांत ने युवती को धन्यवाद देते हुए कहा, आप इस समय न आई होती तो इन लोगों ने साड़ी तो गायब कर ही दी थी, शायद मेरी खबर भी लेते। युवती ने सरल भाव से कहा, जन संपत्ति का लिहाज सभी को करना पड़ता है, मगर आपने इस दुकान से कपड़े लिए ही क्यों? आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, फिर भी आप नहीं माने। जो लोग समझ कर भी नहीं समझते उन्हें कैसे कोई समझाए। अमरकांत इस समय लज्जित हो गए और अपने मित्रों में बैठकर जो स्वेच्छा के राग अलापा करते थे वह भूल गए। बोले, मैंने अपने लिए नहीं खरीदे हैं, एक महिला की फरमाइश थी इसीलिए मजबूर था। उन महिला को आपने समझाया नहीं? आप समझाती तो शायद समझ पाती, मेरे समझाने से तो ना समझी। कभी अवसर मिला तो उन्हें जरूर समझाने की चेष्टा करूंगी। पुरुषों की नकेल तो महिलाओं के ही हाथ में है। वैसे आप किस मोहल्ले में रहते हैं? सआदतगंज में। आपका शुभ नाम? अमरकांत। यह सुनते ही युवती ने तुरंत जरा सा घूंघट खींच लिया और सिर झुकाकर संकोच और स्नेह से सने स्वर में बोली, आपकी पत्नी तो आपके घर में नहीं है, उसने फरमाइश कैसे की? अमरकांत ने चकित होकर पूछा, आप किस मोहल्ले में रहती हैं? घसियारी मंडी। आपका नाम सुखदा देवी तो नहीं है? हो सकता है, इस नाम की कई स्त्रियां हैं। आपके पिता का नाम ज्वाला दत्त जी है? उस नाम के भी कई आदमी हो सकते हैं। अमरकांत ने जेब से दिया सलाई निकाली और वहीं सुखदा के सामने उस साड़ी को जला दिया। सुखदा ने कहा, आप कल आएंगे? अमरकांत ने भीगे कंठ से कहा, नहीं सुखदा, जब तक इसका प्रायश्चित नहीं कर लूंगा नहीं आऊंगा। सुखदा कुछ और कहने जा रही थी कि अमरकांत तेजी से कदम बढ़ाकर दूसरी तरफ चले गए। आज होली है, मगर आजादी के मतवालों के लिए न होली है न वसंत। हासिम की दुकान पर आज भी पिकेटिंग हो रही है और तमाशाई आज भी जमा है। पर आज के स्वयंसेवकों में अमरकांत भी खड़े हैं। उनकी देह पर खद्दर का कुर्ता है और खद्दर की धोती और हाथ में है तिरंगा झंडा। एक स्वयंसेवक ने कहा, पानीदारों को ही बात लगती है, कल तुम क्या थे और आज क्या हो। सुखदा देवी नहीं आती तो बड़ी मुश्किल होती। अमर ने कहा, मैं उनके लिए तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ, नहीं तो मैं आज यहाँ नहीं होता। आज तुम्हें नहीं आना चाहिए था। सुखदा बहन तो कहती थी मैं आज उन्हें नहीं जाने दूंगी। कल के अपमान के बाद अब मैं उन्हें मुंह दिखाने योग्य नहीं हूँ। जब वह स्त्री होकर इतना कर सकती हैं तो हम तो हर तरह के कष्ट उठाने के लिए बने ही हैं, खासकर जब बाल बच्चों का भार सिर पर ना हो। उसी वक्त पुलिस की लारी आई। एक सब इंस्पेक्टर उतरा और स्वयंसेवकों के पास आकर बोला, मैं तुम सब लोगों को गिरफ्तार करता हूँ। वंदे मातरम की ध्वनि हुई। तमाशाइयों में कुछ हलचल हुई। लोग दो दो कदम और आगे बढ़ आए। स्वयंसेवकों ने दर्शकों को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए लारी में जा बैठे। अमरकांत सबसे आगे थे। लारी चलना ही चाहती थी कि सुखदा किसी तरफ से दौड़ी हुई आई। उसके हाथ में एक पुष्प माला थी। लारी का द्वार खुला था। उसने ऊपर चढ़कर वह अमरकांत के गले में डाल दी। आंखों से स्नेह और गर्व की दो बूंदें टपक पड़ी। लारी चली गई। यही होली थी और यही होली का आनंद मिलन था। उसी वक्त सुखदा दुकान पर खड़ी होकर बोली, विलायती कपड़े खरीदना और पहनना देशद्रोह है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि होली के अवसर पर ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, आपने होली कैसे मनाई और आपको होली पर कैसे उपहार पसंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।